गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पेपर जो 6 पेपर 6 जो है क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, इसकी पहली इकाई में अभी तक हम समाजशास्त्र के विकास के बारे में हमने चर्चा करी है और समाजशास्त्र कैसे एक विधिवत विज्ञान बना उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज से हम पहली इकाई के जो में जो विचारक हैं कार्ल मार्क्स, उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। कार्ल मार्क्स का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि, बौद्धिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की अवधारणा, वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा, एलियनेशन की अवधारणा जो अलगाव की अवधारणा जो मार्क्स ने दी थी, और साथ ही साथ मार्क्स की थ्योरी ऑफ सोशल चेंज यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा थी, वो उसके बारे में हम अब से बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मार्क्स के ही एक कथन से शुरू करूंगी। मार्क्स ने कहा था कि philosophers have hitherto tried to interpret the world. What is important is to change it. मतलब अभी तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने समाज का सिर्फ निर्वचन किया है, समाज के बारे में को समझने की कोशिश अपने अपने तरीक़ों से करी है। महत्वपूर्ण क्या है उसको बदलना, और ये कथन मार्क्स पर पूरी तरह से लागू होता है क्योंकि मार्क्स एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने चाहे उन्हें कोई एक्सेप्ट करे उनके विचारों को या कोई उनके विचारों को रिजेक्ट करे, पर उनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब आप भले उनके विचारों से सहमत हों या ना सहमत हों, पर आप उनके विचारों को बिना पढ़े बिना समझे आप उनको अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के पूरे इतिहास में परिवर्तन लाया। 20वीं शताब्दी, हालांकि मार्क्सवाद आज की डेट में बिल्कुल भी एक ऐसी अवधारणा नहीं रही है जिस पर लोगों का विश्वास था, क्योंकि पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद ने अपने में खुद ही परिवर्तन लाए हैं। तो क्योंकि पूंजीवाद, वेलफेयर स्टेट, ये चीज़ें आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी हैं। मार्क्स अपने आप में वो समाजशास्त्री नहीं थे। मार्क्स ने इतिहास के बारे में बात करी है, उन्होंने दर्शन के बारे में बात करी है, उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बारे में बात करी है। जो हम समाजशास्त्री हम जो पढ़ते हैं, हम समाज शास्त्र में उनके जो विचार हैं उनको हम उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। वो जर्मनी के विचारक थे और 1818 से और 1883 तक उनका जीवन काल रहा। 5 मई 1818 में पैदा हुए और वो यहूदी परिवार में पैदा हुए। राइन ट्रियर शहर था जिसमें वो पैदा हुए, और वहाँ पे उनके पिता जो थे वो एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे और वो अपने बेटे को भी वकालत की ही शिक्षा देना चाहते थे। वकालत की शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त करी, उसके अलावा उन्होंने दर्शन, वो तो बीच में उन्होंने छोड़ दी, पर दर्शन के इतिहास के बारे में उनकी रुचि जागी। और इसी क्रम में उन्होंने इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इतिहास का अध्ययन करते हुए, क्योंकि वो बहुत सारे विचारकों से प्रेरित थे, न सिर्फ वो सेंट साइमन की जो रचनाएं हैं, एपिक्यूरस, सेंट साइमन, बाकुनिन, प्रूधो, ये बहुत सारे विचारक हैं जिनके विचारों को उन्होंने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, या इवन प्लेटो आपने पढ़ा है,
प्लेटो भी द्वंद्व की बात करते हैं। द्वंद्व क्या हुआ कि जब हम कोई वाद हो, प्रतिवाद हो और संवाद हो, ये जो द्वंद्व की स्थिति है ये समाजों में निरंतर चलती आती है। तो इस आधार पर उन्होंने समाज की विवेचना करी। मार्क्स अन्य विचारक हैं जैसे मैल्थस हैं। मैल्थस ने जनसंख्या को बहुत महत्व दिया। एडम स्मिथ हैं, उन्होंने अपनी जो विचारधारा है वो आर्थिक शक्तियों पर आधारित रखी। हेगल हैं, उन्होंने दर्शन में विचारों के विकास पर बल दिया। इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने आर्थिक जो स्थितियां हैं, भौतिक परिस्थितियां हैं, उनको बहुत महत्व दिया। वो कहते हैं कि भौतिक परिस्थितियां जो हैं वो निर्णायक होती हैं किसी भी समाज को समझने के लिए। समाज को समझने के लिए समाज के 3 पहलू होते हैं: मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के जो संबंध हैं, जो उन उत्पादन की शक्तियों से पैदा हुए हैं। उत्पादन जिस प्रकार की उत्पादन की प्रणाली होगी, उस प्रकार के उत्पादन के जिस प्रकार की उत्पादन की शक्तियाँ विकसित होंगी, हर एक प्रकार समाज में हमें किसी न किसी तरह से उत्पादन की प्रक्रिया में हमें ये देखने को मिलता है, और वो ही उत्पादन के संबंध निर्धारित करते हैं। अब मार्क्स कहते हैं कि हमेशा हर काल में हर समाज में अभी तक the history of all hitherto existing societies is the history of class struggle। यानी कि अभी तक के इतिहास की जितने भी समाजों का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कभी छुपे हुए रूप में, कभी प्रकट रूप में, पर हमेशा समाजों में हमें वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। समाजों में सर्वप्रथम श्रम विभाजन होता है, और श्रम विभाजन जैसे जैसे समाज विकसित होते हैं वैसे वैसे वो श्रम विभाजन और विकसित होता चला जाता है। इस श्रम विभाजन के कारण कुछ वर्ग जो हैं जिनके पास उत्पादन के शक्तियों के ऊपर नियंत्रण है, मतलब नियंत्रण की शक्ति, उत्पादन की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण है, वो होते हैं हैव्स, और जिनके पास नियंत्रण नहीं है वो हैं हैव नॉट्स। ठीक है, तो जो हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं, किसी भी समाज में हम देखें, आज के समाज में देखें तो कुछ लोग जो हैं वो अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। और ये जो स्थिति है ये केवल आज के समाज की ही में ही देखने को नहीं मिलती है। अगर हम इतिहास में भी जाएं तो इतिहास के मतलब समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो हर समाज में हमें ये जो विभाजन है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, ये विभाजन देखने को मिलता है। जो हैव्स हैं, जिनके पास उत्पादन की शक्तियों पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी जो ये नियंत्रण है वो खो दें, और उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि हर माध्यम से वो उस पर नियंत्रण रखें। जबकि जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी कंट्रोल में उस शक्तियों, उत्पादन की शक्तियों के नियंत्रण में उसका भी कोई रोल हो, कोई भूमिका हो। तो ये संघर्ष जो है ये हमेशा चलता आया है। आदिम काल के समय से अगर हम देखें, आदिम समाज, दास प्रथा वाले समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, हर समाज में, हाँ, आदिम समाज की अगर हम बात करें तो आदिम समाज में प्रिमिटिव कम्युनिज्म देखने को मिलता था, जिसमें श्रम विभाजन केवल मात्र लिंग और आयु के आधार पर होता था।
जो महिलाएं थीं वो एक निश्चित कार्य करती थीं। आदिम समाजों में महिलाएं निश्चित कार्य करती थीं, पुरुष निश्चित शिकार का कार्य करते थे, महिलाएं बच्चों को संभालती थीं और जो बुनाई और ये कपड़ा बनाने का काम, कुकिंग का काम, खाना बनाने का काम, ये कार्य महिलाओं का था, शिकार का कार्य पुरुषों का था। आदिम समाज में कोई भी, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यानी कि निजी संपत्ति का कोई भी अवधारणा नहीं थी। आज भी हम जनजातीय समाजों को देखें तो जनजातीय समाजों में जनजातीय लोगों से अगर आप बात करें तो वहाँ वो लोग भी निजी संपत्ति को महत्व नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे सामुदायिक भावना बहुत ज़्यादा है और जो भी संपत्ति है वो पूरे समूह की होती है। तो वहाँ आदिम साम्यवादी समाज जो था वो विकास के क्रम के एक छोर पर है, और दूसरा जो साम्यवादी समाज जिसकी कल्पना कार्ल मार्क्स ने करी थी वो विकास के अंतिम छोर पर है। इस छोर से और उस छोर तक पहुंचने के लिए मनुष्य ने दास प्रथा वाले समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के माध्यम से वो इन इस स्थिति पर पहुंचा। अब मार्क्स कहते हैं कि हमेशा हर समाज में वर्ग संघर्ष हमेशा देखने को मिलता रहा है, पर समाज में परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक वर्गों में चेतना, जब तक आप जानते नहीं हैं कि आप किस वर्ग को बिलोंग करते हैं। आप बहुत सारे, हमने क्लास की अवधारणा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी, फर्स्ट पेपर में, है ना, तो उसमें हमने वर्ग की जो अवधारणा पढ़ाई थी उसमें वर्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो वर्ग से आइडेंटिफिकेशन, आप वर्ग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं। अब आप एक ही समय बहुत सारे वर्गों का हिस्सा होते हैं, पर उन वर्ग से किस समय आप उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब आप उस वर्ग का हिस्सा बनते हैं। तो जब तक वर्ग चेतना नहीं डेवलप होगी, विकसित होगी, तब तक तब तक जो परिवर्तन है वो संभव नहीं है। इसी क्रम में जब वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि समाज का आधार जो है, जो बेस है, वो है आर्थिक आधार, यानी कि इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था होगी उसी आधार पर वो अधिसंरचना जो है वो उसी तरह से विकसित होगी। यानी कि आर्थिक आधार जिस तरह का होगा उसी तरह की कानून व्यवस्था होगी, उसी तरह की हमारे सोशल वैल्यूज़ होंगी, धर्म भी उसी प्रकार का होगा, शिक्षाएं भी शिक्षा की व्यवस्था भी उसी तरह की होगी, और हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता, ये सारे जो हैं वो आर्थिक आधार पर विकसित होती हैं। तो जैसे अगर हम दास प्रथा वाला समाज की बात करें तो उसकी जो मूल्य हैं वो पूंजीपति समाज या सामंतवादी समाज से अलग हैं, वो दूसरे तरह के हैं। और जैसे जैसे आर्थिक आधार, जैसे जैसे बेस में परिवर्तन आता है, पहले जब अगर हम समाज के विकास का क्रम की बात करें, पहले कृषि आया और कृषि आने से भूमि का महत्व बढ़ा, भूमि के स्वामित्व का महत्व बढ़ा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पहली बार, जो आदिम समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, वो पहली बार जब कृषि समाज स्थायी हो गया, जब सिविलाइजेशन, सभ्यताएं जो हैं वो स्थापित होने लगी नदियों के किनारे, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, या ग्रीक सिविलाइजेशन हो, रोमन सिविलाइजेशन हो, ये सारी सभ्यताएं जैसे जैसे ये स्थापित होने लग गई, वैसे वैसे कृषि जो है वो विकसित होता चला गया। और कृषि के विकसित होते ही क्योंकि कृषि जो है आपको
एक ऐसी व्यवस्था है कृषि की व्यवस्था, जिसमें आपको रोज़ शिकार करके और रोज़ आपको अपना खाना नहीं जुटाना पड़ता। कृषि के माध्यम से आपको स्थायित्व मिलता है, आप एक जगह स्थिर रह सकते हैं। तो कृषि जो है वो आप कोई भी फसल उगाते हैं, उससे आपका जो उपज होती है उसको आपको उसकी सुरक्षा भी करनी होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पे पहली बार सेनाओं की आवश्यकता पड़ी। आदिम समाज में कोई सेना की आवश्यकता नहीं थी। झुंड जो था वो एक साथ शिकार करता था और शिकार पे जाता था। जबकि अब जो है भूमि जब महत्वपूर्ण हो गई तो सेना की भी आवश्यकता पड़ी, धीरे धीरे राज्य की भी आवश्यकता पड़ी। तो ये जो क्रम है, आधार जैसा होगा वैसे ही अधिसंरचना बनती चली जाएगी। और इसी के आधार पर धर्म भी जो था वो भी, उसमें भी परिवर्तन आया। और जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो परिवर्तन है निरंतर हर समय चलता आ रहा है। पहले कृषि व्यवस्था थी, उसमें वर्ग संघर्ष अलग प्रकार का था। सामंतवादी जो व्यवस्था हुई उसमें वर्ग संघर्ष में परिवर्तन आया। और पूंजीवादी समाज में, जहाँ पे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग एक दूसरे से विपरीत हितों का कार्य करते थे। पूंजीपति वर्ग का क्या हित होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, मुनाफा कमाना। जबकि मज़दूर वर्ग जो है उसके पास और कुछ भी नहीं है बेचने के लिए सिवाय उसकी मजदूरी या श्रम के। तो जो पूंजीपति वर्ग है वो कभी नहीं चाहेगा कि जो मज़दूर वर्ग है उसको ज़्यादा मजदूरी दे। अभी हम लोगों की सरकार जो है, सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं कि मिनिमम वेजेस, कम से न्यूनतम आय जो है वो फिक्स करनी पड़ती है सरकार को। क्यों? क्योंकि पूंजीपति जो है वो चाहेगा कि कम से कम आय दी जाए, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। तो अभी हमने कोविड काल में ये भी देखा कि किस तरह से जो मज़दूर हैं वो अपनी मज़दूरी, क्योंकि कोविड काल में सिर्फ मज़दूर ही नहीं बल्कि पूंजीपति भी उतने ही प्रभावित हुए। तो पूंजीपतियों के पास कोई भी मार्केट नहीं रही और इसलिए उन्हें अपने उद्योग बंद करने पड़े। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि मज़दूर वर्ग जो था उन्हें, क्योंकि उनके पास काम नहीं था, इसलिए उन्हें माइग्रेट करके वापस, रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहते हैं, उन्हें अपने अपने घरों को लौटना पड़ा। तो ये जो स्थिति है इसमें पूंजीपति वर्ग और जो पूंजीवादी व्यवस्था जब तक इसमें क्योंकि अभी हम जो स्टेट जो हम देख रहे हैं, जो राज्य की अवधारणा है वो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, यानी कि कल्याणकारी जो राज्य है उसकी अवधारणा है, जिसमें राज्य जो है वो सभी के कल्याण के या सभी के हितों की रक्षा करता है। ये अवस्था अभी हमें देखने को मिल रही है। पर जो 19वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें पूंजीपतिवादी व्यवस्था जो थी वो इससे बिल्कुल ही भिन्न थी। पूंजीपतियों का मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। और उसके लिए एडम स्मिथ ने कहा है कि ज़्यादा, मतलब वेल्थ ऑफ नेशंस अपनी जो किताब है उसमें वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा जब होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लेज़र फेयर होगा, फ्री कंपटीशन होगा, तो वो जो मार्केट है वो अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी और सबका फ़ायदा होगा। पर जो वास्तविक स्थितियाँ यूरोप में थीं वो ऐसी नहीं थी जिसमें हमें सभी का फ़ायदा देखने को मिले। 19वीं शताब्दी का 18वीं-19वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें मज़दूर वर्ग की जो स्थिति थी वो बहुत ही निम्नतम होती चली गई और गरीब अधिक से अधिक और गरीब होता चला गया। उसकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती चली गई, जो हमें आज के डेट में
हमें स्वास्थ्य से संबंधित कानून देखने को मिलते हैं, या हमें श्रम से संबंधित कानून देखने को मिलते हैं, वो उस समय नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में मज़दूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई, और इस कारण इसके लिए बहुत सारे विचारकों ने इस पे शोध किया। इवन ऑगस्ट कॉम्ट भी, वो भी फ्रांसीसी क्रांति से अप्रभावित नहीं रहे, पर ऑगस्ट कॉम्ट की जो विचारधारा थी वो स्थायित्व, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स, मतलब सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात करते हैं। और ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो स्थितिकी को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि समाज की व्यवस्था, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई रहनी चाहिए, और इसलिए वो फ्रांसीसी क्रांति के बिल्कुल भी समर्थक नहीं रहे थे। अब जो फ्रांसीसी क्रांति आई, उसका प्रभाव अलग अलग विचारकों पे अलग अलग प्रकार का पड़ा। डर्खाइम और मैक्स वेबर को भी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी विचारधारा भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी। तो ये एक तरफ क्रांति का अर्थ क्या है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, है ना। तो ये परिवर्तन जो है, क्या ये अपेक्षित है, क्या ये अच्छा है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये सभी के लिए लाभकारी है, ये प्रश्न जो हैं ये सभी विचारकों ने कहीं ना कहीं इनसे डील किया है। पर मार्क्स की जो विचारधारा थी वो एक ऐसी विचारधारा थी जिसने पूरे सारे विश्व की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसको हिला डाला था, क्योंकि उनकी विचारधारा को पर आधारित बहुत सारे कम्युनिस्ट स्टेट्स जो हैं उनका जन्म हुआ, जैसे कम्युनिस्ट रशिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, ईस्टर्न जर्मनी, बहुत सारे रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे जो थे ये सारे कम्युनिस्ट देश थे। भारत में कभी भी कम्युनिज़्म को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि हमने एक मध्य पथ जो है वो हमेशा अपनाया था। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी थी हमने, समाजवाद की बात करी थी। हम कभी भी पूंजीवाद के ना ही अंधे समर्थक रहे, ना ही साम्यवाद के अंधे समर्थक रहे। हमने बीच का रास्ता अपनाया, और जिसमें पूंजीपति भी मुनाफा कमाए और श्रमिकों का भी शोषण न हो सके। तो ये जो व्यवस्था, ये जो स्थितियाँ थी 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के यूरोप की हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में के शुरू से ही मार्क्स के प्रभाव से 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन, वो उसने पूरे समाज की, मतलब जियो पॉलिटिक्स और समाज की सामाजिक व्यवस्था ढांचे को परिवर्तित कर दिया है। हालांकि अंत में 1990 के दशक तक आते आते कम्युनिज़्म पूरी तरह से फेल हो गया था, और वो धीरे धीरे पूरे विश्व के जो मानचित्र है उससे धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ चला गया था। अभी आज की डेट में अगर हम बोलें तो चाइना अपने आप को मतलब ऊपरी तौर पर वो अपने आप को कम्युनिस्ट राज्य बोलता है, पर वास्तव में चाइना में भी कम्युनिज़्म या साम्यवाद के कुछ भी अंश नहीं रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पूंजीवाद जो है वो अब प्रतिष्ठित है। तो ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो समाज में वर्ग संघर्ष को पैदा करती हैं, जो समाज में अलगाव को पैदा करती हैं, ये समझना हमें महत्वपूर्ण है। ये ऐसी क्या अवस्थाएं हैं जो अलग अलग स्तर पर अलगाव पैदा करती हैं। तो ये सब समझने के लिए हमें
कार्ल मार्क्स का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उनके विचारों का अध्ययन करना पड़ेगा, और ये हम अगली क्लास में करेंगे।